माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 8 की बात कर रहे हैं। इसमें आधा पार्ट आपको कराया गया था। थ्योरम क्या थी, स्टेटमेंट देखिए। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी ए सेट ऑफ जनरेटर्स for a finitely generated Z module M, और हमने यहाँ n लिया था। लेट n बी ए सब मॉड्यूल। तो हमने प्रूव किया था कि देयर एग्जिस्ट बीटा 1 बीटा 2 बीटा m in n with this m is less than equal to n such that n is equal to z beta 1 z beta 2 z beta m, and this beta is or summation j greater than equal to I to n p I j alpha j where I की वैल्यू 1 से m तक होगी एंड पी आई जे बिलोंग्स टू m। ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है बेटा। और हम यहां तक पहुंच गए थे, देखिए कि अल्फा को हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n लिया था and we reach at that alpha is equal to a beta y1 p by beta 2 p 23 beta 3 p2m beta m। ये हमने किस आधार पर लिखा है वो बाद में बताता हूं मैं। आपने क्या दिया था कि ये एलिमेंट n डैश का है और n डैश के एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे। हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये एलिमेंट n डैश का है और n डैश के एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे। यहां आपने प्रूव किया था ये एलिमेंट n डैश का है, ठीक है। और ये जो बीटा वाली चीजें होंगी वो इससे डिफाइन होगी। ये एज पर इंडक्शन केस ऑफ द क्वेश्चन। इससे आगे का पार्ट मैं बता रहा हूं। तो यहां से अल्फा आ जाएगा a बीटा 1 22 बीटा 2 23 बीटा 3 p2m बीटा m। ये भी इंटीजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, n का। तो n इज इक्वल टू ये इंटीजर बीटा 1, ये इंटीजर बीटा 2, इंटीजर बीटा m। ये तो था हमारा केस फर्स्ट। अब हम सेकंड केस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। इफ यदि m और n इक्वल हों तो इसके कितने कोसेट बनेंगे? दे आर p11 p22 pn। ये बी पार्ट है। अल्फा हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया m का। तो ये जैसे कि हमें m पता है इनसे जनरेटेड है, तो ये अल्फा ऐसे लिखा जाएगा वेयर सी आईज इंटीजर होंगे। एक बात और पता है हमें, हमने जो डिफाइन किया कि बीटा आई डिफाइन ऐसे होगा, क्योंकि पिछला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। यहां पर पी आई जे इंटीजर होगा। अब कुछ चीज को ध्यान से देखो। इसकी पहली टर्म लेंगे तो इसकी पहली टर्म आएगी C1 अल्फा, और इसकी यदि हम i को 1 लेते पहली टर्म इसकी आएगी P11। P11 इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्फा 1 आएगा। ये दो चीजें हम कंसीडर कर रहे हैं, दोनों इंटीजर है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट दैट C1 इज इक्वल टू P11 Q1 प्लस R1 वेयर 0 R1 P1 and
दिस Q1 इज आल्सो इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर ने दूसरे इंटीजर को डिवाइड किया। अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा क्या लिखा जाएगा? C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, Cn अल्फा। बीटा 1 क्या है इसका? यहां से बीटा 1 देखो, बीटा 1 यानी कि जे की वैल्यू 1 से शुरू होकर एन तक जाएगी। हम ध्यान से देखें तो बीटा 1 हमारा आएगा जी P11 अल्फा 1, P12 अल्फा 2, P1n अल्फा। अल्फा माइनस ए, इस चीज को ध्यान में रखो, Q1 बीटा 1 क्या आएगा? जैसे ही हम इसको Q1 से गुणा करेंगे, C1 की वैल्यू ये रखेंगे, तो वी गेट R1 अल्फा 1। बाकी भी टर्में बचेंगी, इनका नाम हमने बदल दिया, लिख दिया जी C2 डैश अल्फा 2, C3 डैश अल्फा 3, Cn डैश अल्फा। अब ये जो R1 है, इसके अंदर खासियत है कि इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, बट P11 से छोटी है और इंटीजर। अब अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये अब हम इसको ले रहे हैं C2 डैश, और बीटा 2 से पॉइंट लिया जी P22। वैसे लिखेंगे C2 डैश इज इक्वल टू P22 Q2 प्लस R2। तो R2 की वैल्यू इंटीजर होगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब ध्यान से देखिए कि ये जो इक्वेशन थी, इसमें से Q2 बीटा 2 और घटा दो। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, बीटा 2 क्या है? बिल्कुल ठीक बात कहते हो, पहले बीटा 2 देखो। बीटा 2 का मतलब आई की वैल्यू आपने 2 लेनी है, तो ये J2 से स्टार्ट होगा, तो वो आएगा जी P22 अल्फा 2, P23 अल्फा 3, P2n अल्फा n। जब आप ये चीज निकालोगे ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टर्म के साथ कुछ नहीं होना, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसमें सारे कोएफिशिएंट अल्फा 2 वाले। तो अब देखो ये है C2, इसको हमने Q से गुणा किया, तो यहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा अगले स्टेप में R2 अल्फा 2, एंड अगला नाम दे दिया हमने C3 डैश अल्फा 3 लाइक दैट, Cn डैश अल्फा। ये वैल्यू आ गई इसकी। यहां पर Ri की वैल्यू P11 से कम है और R2 की वैल्यू P22 से कम। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा जी? अल्फा माइनस समेशन n बार चलने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। परली तरफ क्या होता जा रहा है? परली तरफ जैसे ये R1 R2 बच देता, मैंने नया नाम दे दिया जी CI स्टार। ये सारे CI स्टार 0 या 0 से बड़े होंगे, बट PII से छोटे होंगे और इंटीजर होंगे, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर ही थोड़ी सी स्टडी करनी है हमने। लेट्स अल्फा इक्वल टू दिस, जो हमने अभी रिप्रेजेंटेशन दिया उसी की बात कर रहा हूं, और बीटा हमने ये ले लिया। वेयर मान के चले कि CI स्टार एंड DI स्टार is not equal for at least one I. We have to show that अल्फा प्लस n, यानी कि कोसेट की बात हो रही है, और बीटा प्लस n, ये भी कोसेट है, आर डिस्टिंक्ट। यदि ये
डिस्टिंक्ट है तो ये दोनों कोसेट भी डिस्टिंक्ट होंगे। हमने कह दिया कि नहीं नहीं दोनों सेम है, ये अल्फा प्लस एन होगा क्या? देखो आपने बताया था कि एन बीटा वन बीटा टू बीटा एन से, तो ये सारा तो एन में चला जाएगा। अल्फा प्लस एन का मतलब है ये चीज, इसलिए हमने इसको डिफरेंट लिया क्योंकि एन ऐड होते ही ये पहला पोर्शन तो खत्म हो जाना है। कई लोग ना इसको मोड एन लिख देते हैं अल्फा को, ताकि वो खत्म हो गया है। दूसरी तरफ आप लिख रहे हो बीटा प्लस एन, दोनों को इक्वल रखोगे। अल्फा प्लस एन प्लस बीटा प्लस एन इक्वल कब होता है? कोसेट की प्रॉपर्टी है कि अल्फा माइनस बीटा एन में होगा। दिस मीन्स सी आई स्टार माइनस डी आई स्टार अल्फा आई किस में होगा? एन में। ओके, अच्छा अब आपको एक बात जो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ध्यान में देखो। हमने कहा है कि ये डिस्टिंक्ट कम से कम एक पर अलग है, तो हम ये कहते हैं सी आई स्टार नॉट इक्वल टू है डी आई स्टार फॉर एट लीस्ट वन आई। हम सपोज करते हैं कि सी आई स्टार और डी आई स्टार सेम है जब तक आई लेस देन आर है, बट आरथ पोजीशन पर जाकर दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम आरथ पोजीशन पर जाकर डिफरेंट होंगे। अब ये एलिमेंट एन में है, और एन के एलिमेंट किससे जनरेट होते हैं जी? बीटा वन बीटा टू बीटा एन। अब एम को आपने इस क्वेश्चन में एन ले रखा है, वैसे तो एम इस क्वेश्चन में एन ले रखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज सी आई स्टार माइनस डी आई स्टार अल्फा आई आई इक्वल टू वन टू एन के आई बी आई। अब इसकी वैल्यू भी पता है आपको, क्या होती है इसकी वैल्यू? सिग्मा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई एन पी आई जे अल्फा जे। अब इस राइट हैंड वाले को इकट्ठा कर लो एक बार। अगला काम है इसको सिंप्लीफाई करना। ओके बेटा, देखते जाते हैं इसको कैसे करें। देखो, यदि j इक्वल टू वन लेते हैं हम, कब हो सकता है j इक्वल टू वन? देखो j इक्वल टू वन केवल एक केस में हो सकता है, जब i वन हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये चीज क्या आएगी उस केस में? ये आएगी जी k1 p11 अल्फा, यानी कि अल्फा वन का कोफिशिएंट केवल ये हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता इस पूरे एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल था, इसमें अल्फा वन का कोफिशिएंट क्या हो सकता है? C1 स्टार एंड D1 स्टार। हम एक मिनट के लिए ये कह देते हैं कि वन इज लेस देन आर, तो वन यदि लेस देन आर है तो ये तो चीज जीरो है, ये जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो होगा। आपने स्टार्टिंग में कहा है, ये देखो ये आपने एक लाइन बोली थी, इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो आप इसी से, जीरो नहीं थी। इट मीन्स यहां से k1 क्या आ गया जी? जीरो। शर्त है वन इज लेस देन आर। k1 जीरो है तो इसका मतलब वन के केस में तो इसको जरूरत i इज इक्वल टू वन का केस तो चलेगा ही नहीं, तो ये केस आपका i इज इक्वल टू टू पर चला जाएगा। अब हम लेते हैं जी, हमें J2 चाहिए। अब इस केस में J2 भी तभी पॉसिबल है जब I2 हो। यदि 2 भी लेस देन R है तो K2 जीरो आ जाएगा। सेम आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा जब तक हम R पर नहीं पहुंच जाएंगे। R पर पहुंचने का मतलब है हम इस चीज पर आ जाते हैं। हमारा ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। इधर वाली चीज क्या है?
इधर वाली चीज को भी आर तक ले सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने कह दिया था कि आर तक तो ये सेम है। तो आई इक्वल टू आर सी आई स्टार माइनस डी आई स्टार अल्फा आई। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद का खेल कैसे होना है, वो भी बहुत अच्छा खेल है और इंपॉर्टेंट खेल है। अब आपने कह दिया कि इक्वल नहीं है, इधर से आर पर कोफिशिएंट क्या आएगा जी? ये आएगा, दे आर नॉट इक्वल टू 0। और इधर से आर पर कोफिशिएंट क्या आएगा? के आर एंड पी आर। स्टार्टिंग से ध्यान से देखें तो हमने कहा था कि ये चीज आपकी इससे लेस होगी और ये चीज भी इससे लेस होगी। ये हमने कंडीशन के अंदर आपको कहा है। ये जब हमने निकाला ना, यहां पर देखो ये, अब इन दोनों में से जो बड़ा है हम विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी इसको बड़ा मान लेते हैं, नहीं तो हम यहां घटा के दूसरे प्रकार से चलते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी हम चल रहे हैं। ये चीज पी आर आर एक बात। यदि हम नहीं भी लेते तो हम इसको दूसरी बात में क्या कहेंगे, वो दूसरी बात भी बता देता हूं मैं। इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी, यदि आप इस विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी वाली बात। बट हम कह रहे हैं ये चीज तो पी आर से डिवाइड होनी चाहिए और ये चीज नॉट इक्वल टू 0 भी है। बट ये ना, तो देखो मैं बताता हूं, ये खुद चीज, यदि मैं कहता हूं कि यदि ये 0 नहीं है तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्योंकि एक देखो, इसके बीच में इससे डिवाइड होने वाले पी आर आर से एक ही नंबर है, वो 0। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। कहने का मतलब है कि इसके दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। दिस हैज ओनली यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये m बाई n, m के जो कोसेट बनेंगे n में, क्योंकि अल्फा जो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ m लिया था उसका एक ही रिप्रेजेंटेशन है और वो ये है। जहां पर सी आई स्टार के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पी आई आई। तो इसके लिए कितने केस हो सकते हैं? पी आई आई होंगे जी। तो इस प्रकार इसके कितने कोसेट बनेंगे? C1 स्टार अल्फा 1, C2 स्टार अल्फा 2, CN स्टार अल्फा n। इसके लिए पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी P11, P22, Pn है। तो कितने कोसेट बने? ये बने जी। ये हमारा बी पार्ट था। अब एक डेफिनेशन इंटीग्रल बेसिस। के एक एल्जेब्रिक फील्ड है जो एक्सटेंड हुई क्यू से, उस एक्सटेंशन की डिग्री n है। ओ के रिंग ऑफ इंटीजर, तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल बेसिस। इस बेसिस को हम इंटीग्रल बेसिस कह रहे हैं फॉर के ओवर क्यू इफ नंबर 1 ये सारे रिंग ऑफ इंटीजर्स में से होने चाहिए। नंबर 2, रिंग ऑफ इंटीजर अपने आप को ऐसे लिखिए, ठीक है। अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ओके हैज ए इंटीग्रल बेसिस। यानी कि रिंग ऑफ इंटीजर्स के पास एक इंटीग्रल बेसिस है। ये हमारी आज का एक्सरसाइज है। देखो, कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, उसका हम जिक्र करते हैं।
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई बेसिस है W1 W2 Wn K ओवर Q का, तो हमारे पास एक ऐसा बेसिस मिलेगा। ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है बेटा। थ्योरम के माध्यम से, थ्योरम के माध्यम से हमने ये पढ़े थे कि K यदि एल्जेब्रिक नंबर फील्ड है N ओवर Q तो रिंग ऑफ इंटीजर है, तो ऐसा एक बेसिस जरूर मिलेगा। ये बेसिस क्या प्रूव करेगा? ये सारे कहां से होंगे? रिंग ऑफ इंटीजर्स। पहले हमने इसमें एल्जेब्रिक माना था, फिर एल्जेब्रिक इंटीजर प्रूव किया था, सच दैट हम ये चीज गेट कर जाएंगे। अब पीछे एक थ्योरम करी, उस थ्योरम के आधार पर मैं इसको तो M मान लेता हूं, और ये उसका सब मॉड्यूल है, इसको मैं N मान लेता हूं। ये भी Z मॉड्यूल है और ये उसका सब मॉड्यूल है Z मॉड्यूल। यहां पर N की वैल्यू हो गई N। ये जो β1 β2 बीटा से जनरेट होना था वो कितने होंगे? यदि हम उस पर आ रहे हैं, हमने N को क्या लिया? ओके। तो इस आधार पर जो बात करेंगे वो क्या होगी? आपने अभी अभी बताया इसमें कि जो N होगा, हम वो लिखा था देयर एग्जिस्ट β1 β2, हम ये भी कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट β1 β2 βN। अब हम इसके लिए नाम W1 W2 Wn ले रहे हैं, सच दैट ये ओके यानी कि N इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल होते ही ये क्या हो गया? इंटीग्रल बेसिस। हमने इस केस में N को M के इक्वल लिया है, ठीक है। ओके, कम M होता तो भी बात हो जाए हमें, क्योंकि ओके को इस प्रकार की फॉर्म में बनाना है। इस प्रकार की फॉर्म में बनते ही वो क्या हो जाता है? इंटीग्रल बेसिस। थैंक यू वेरी मच।